मेरा नाम नीरज है। मेरी शादी सुमन से हुई थी। काफ़ी उलझी हुई लड़की थी और मुझे ऐसी लड़कियां बहुत पसंद थी। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब सुमन उम्मीद से थी। डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट करने को कह दिया था क्योंकि सुमन पहले से ही कमज़ोर थी। मेरे घर पर कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे बेड रेस्ट पर बिठाकर संभाल सकता। इसीलिए मजबूरन मुझे ये बात अपनी सास के सामने रखनी पड़ी क्योंकि मैं दिल्ली में अकेला रहता था। मेरे परिवार में मेरी माँ और मेरा बड़ा भाई था। मेरी माँ बीमार रहती थी, इसीलिए मेरा बड़ा भाई उनके इलाज के लिए उन्हें दुबई लेकर गया हुआ था। सुमन जरा सा भी चलती फिरती तो हाँफने लगती थी। मेरी सास ने जब ये बात सुनी तो मेरी छोटी साली को मेरे साथ भेजने के लिए तैयार हो गई। वो तकरीबन 18 साल की थी, लेकिन शायद थोड़ी सी बावली थी। हमारी शादी पर भी मुस्कुरा मुस्कुरा कर मुझे देखती रहती थी। मैंने भी आगे से उसकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से दे दिया तो शर्माने लगी थी। वो अचानक दुपट्टा मुंह में डालकर शर्मा कर ड्राइंग रूम से बाहर चली गई थी। उसकी ये हरकत लगी तो बड़ी अजीब थी, लेकिन इस पर मैंने कोई खास ध्यान नहीं दिया। उधर ड्राइंग रूम के बाहर दरवाजे पर खड़ी मेरी बीवी और मेरी सास की बातें सुन रही थी। अब मुझे देखकर मुस्कुराई जा रही थी या शर्मा रही थी, मैं समझ नहीं पा रहा था। मगर शर्मा भी रही थी तो क्यों शर्मा रही थी? मेरी सास ने उसको आवाज लगाई और बोला कि ज्योति, अपने कपड़े बैग में डाल लो, जीजाजी तुम्हें लेने आए हैं, तुम्हें अपनी बहन का खास ध्यान रखना है। ये सुनकर वह फौरन से अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद एक छोटा सा बैग उसके हाथ में था। मैं बाइक पर अपनी सास के घर आया था, इसीलिए अपनी बाइक पर ही उसको मैंने बिठाना था। मैंने उसका सामान आगे रखा और उसको पीछे बैठने का इशारा किया। हालांकि मोटरसाइकिल के पीछे स्टैंड लगा हुआ था, लेकिन उसने मुझे कंधों से पकड़ा हुआ था। यहाँ तक तो बात समझ में आती थी। वो मेरे साथ बैठ गई। मैं बाइक चलाना शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही आधा रास्ता तय हुआ, उसने अपने हाथ कंधों से हटाकर मेरी कमर पर रखा और फिर धीरे धीरे वो मेरे करीब होने लगी। अपने दोनों बाजू कमर में लेते हुए वो आगे से मेरा सीना पकड़ चुकी थी और मेरे बिल्कुल साथ जुड़कर बैठ गई थी। बाइक चलाते चलाते मुझे बड़ी जोर का झटका लगा। शुक्र है कि मैं अभी मेन रोड पर नहीं था, वरना अचानक की जाने वाली इस हरकत पर बौखलाहट की वजह से शायद एक्सीडेंट ही ना करवा बैठता। मैंने एकदम से मोटर बाइक साइड पर खड़ी की। मैंने कहा, ये तुम क्या कर रही हो? ज्योति, हटाओ अपना हाथ। मेरे सख्त लहजे पर वो शायद घबरा गई। उसने फौरन से अपने हाथ पीछे कर लिया। मैंने कहा, पीछे स्टैंड मौजूद है, अगर तुम्हें पकड़ना है तो तुम मेरे कंधे पर हाथ रखकर पकड़ो। मुझे आज तक कभी किसी ने यूं नहीं पकड़ा, कभी कोई यूं मेरे साथ जुड़कर नहीं बैठी। मेरी बात सुनकर वो फौरन से सही हो गई। मैं उसे घर ले आया। सुमन उसे देखकर बहुत खुश हो गई थी। सारे काम सुमन ने ज्योति के सर पर डाल दिए थे। नाश्ता तक वो सुमन को कमरा में लाकर देती थी। मेरे ऑफिस के कपड़े भी वही इस्त्री करती थी। मैं अपने वॉशरूम में नहा रहा था। अक्सर सुमन की जब तबीयत घबराती तो वह कमरे से बाहर निकलकर लॉन्ज में बनी हुई बालकनी में चली जाती थी। अभी भी वो बालकनी में जा चुकी थी। कमरा बिल्कुल खाली था। ज्योति मेरे कपड़े इस्त्री कर रही थी। जब मैं वॉशरूम से बाहर निकला तो सिर्फ तौलिए ही पहने हुआ था। लेकिन जैसे ही मैं कमरे में आया, अपने सामने ज्योति को देखकर मैं बुरी तरह से चौंक गया था और शायद मेरे इस्त्री किए हुए कपड़े वो रखने के लिए आई थी। लेकिन वो वापस जाने के बजाय ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर सुमन की लिपस्टिक लगा रही थी। मुझे देखकर फौरन से घबरा गई। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ शर्म है तुम्हारे अंदर? वो कहने लगी, वो मैं। मैंने कहा, क्या वो मैं? दफा हो जाओ मेरे कमरे से बाहर। अजीब बेवकूफ लड़की हो तुम। मेरे डांटने पर वो मोटे मोटे आंसू बहाती हुई मेरे कमरे से बाहर निकल गई। मैंने गुस्से में अपने कपड़े पहने थे। कमरे से बाहर आया तो वो सुमन के साथ लगी रोई जा रही थी। कहने लगी, मुझे घर वापस जाना है, नहीं रहना है आपके घर। जीजाजी हर वक्त मुझे डांटते रहते हैं। मुझे आपकी लिपस्टिक अच्छी लगी थी, इसीलिए मैं वो लगा रही थी। मुझे कमरे से बाहर आता देखकर सुमन भी मुझे घूरने लगी। नीरज, कमाल करते हैं आप। बच्ची ही तो है मेरी बहन, आपने कितने बुरे तरीके से उसे डांटा है।
सारे घर का काम उस पर आन पड़ा है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैंने तो कभी इससे कोई काम नहीं करवाया था। अगर वो मेरी मजबूरी की वजह से यहाँ आ गई है, तो आपको अपना रवैया उससे बेहतर रखना चाहिए, ना कि आप उसे डांटते फिरो। मैंने सुमन को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी बेवकूफ़ी पर हैरत अंगेज नज़रों से उसे देखने लगा। उसे समझना चाहिए था कि किस मौके पर उसकी बहन को कहाँ होना चाहिए। मुझे ज्योति से चिढ़ होने लगी थी, क्योंकि उसकी हरकतें ही कुछ ऐसी थी। एक बार मैं थका हुआ जल्दी घर आ गया। देखा तो घर बिल्कुल खाली था। मेन दरवाजे की चाबी मेरे पास ही होती थी। मुझे लगा शायद ज्योति अपने कमरे में होगी, क्योंकि उसके कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैं अपने कमरे में आया तो सुमन मुंह तक चादर ओढ़े सो रही थी। जब से सुमन प्रेग्नेंट हुई थी, मुझे अपने करीब नहीं आने देती थी। कहती थी डॉक्टर ने सावधानी बरतने को कहा है। वैसे उसे देखकर तो मेरा दिल गुस्ताखी करने को चाह रहा था। मैंने कमरा बंद किया और लॉक कर दिया। अपने ऑफिस का बैग मैंने एक तरफ रखा और बेड पर सुमन के साथ जाकर लेट गया। 1 महीने से उसने मुझ पर पाबंदियां लगा रखी थी, इसीलिए सोचा कि आज सोते हुए उसे अपनी बाहों में भर लूं। मैंने लाइट्स ऑफ कर दी और उसकी चादर हटाकर उसके बिल्कुल करीब लेट गया। कहने लगी, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने उसकी बात खत्म नहीं होने दी। मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। मैंने कहा, बहुत तड़पा लिया तुमने आज मुझे, 1 महीना हो चुका है। आज तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। अभी इससे पहले कि मैं उसके करीब आता, बाहर मेन गेट की बेल बजी। मुझे हैरत हुई कि इस वक्त कौन हो सकता है। मैं उससे पीछे हट गया, लेकिन जैसे ही मैंने लाइट ऑन की, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि सुमन की जगह ज्योति कमरे में लेटी हुई थी, जो उस वक्त बदहवास थी। फौरन सीधी होकर बैठ गई। उसके घने लंबे बाल खुले हुए थे। वो मेरे कमरे में क्या कर रही थी? फौरन से उसने अपना दुपट्टा बैठकर साइड पर से उठाया और खुद पर ओढ़कर कमरे से बाहर निकल गई। मेरा तो गुस्से से और शर्मिंदगी के मारे बुरा हाल था। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो कमरे से जा चुकी थी। कुछ देर बाद सुमन हांफते हुए कमरे में आई और आकर बेड पर बैठ गई। उसने अपना पर्स साइड टेबल पर रखा और कहने लगी, आप आ गए ऑफिस से? मैंने कहा, तुम कहाँ गई थी? तो वो कहने लगी, मेरे पेट में बहुत तकलीफ थी, इसीलिए मैं पड़ोसन के साथ डॉक्टर के पास चली गई थी। उसके पास गाड़ी है ना, तो इसलिए बिना कोई तकलीफ के मैं डॉक्टर से चेकअप करवा के अभी आई हूँ। ये सुनकर मैं परेशान हो गया। मैंने कहा, क्या हुआ था तुम्हें? मुझे फ़ोन पर क्यों नहीं बताया? कहने लगी, अरे परेशानी की कोई बात नहीं है। आप ऑफिस में होते हैं, कामों में उलझे हुए होते हैं। मैं आपको क्या परेशान करती? इस हालत में औरत की तबीयत कुछ ऐसी ही रहती है। बस पहली पहली बार है ना, इसीलिए मुझे ज़रा सा डर लग रहा था। फिर डॉक्टर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ मेडिसिन उसे लिख के दी है। दिन ब दिन वो मुझे कमज़ोर लगती जा रही थी, लेकिन उस वक्त मुझे फ़िक्र ये थी कि कहीं ज्योति अपनी बहन से ये ना कह दे। मैं तो शायद सुमन से नज़रें भी ना मिला पाता। जो कुछ हुआ था वो एक इत्तेफाक या हादसा था। मैंने उससे कहा कि तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। मैंने अपने कपड़े सही किए और कमरे से बाहर निकल गया। ज्योति उस वक्त किचन में रोटियां बना रही थी। मैं किचन में गया तो वो रोटियां बना रही थी। मैं उसके पास आकर खड़ा हो गया। मुझे देखकर उसने अपने चेहरे का रुख बदल लिया। मैंने अपनी नज़रें झुकाई थी, क्योंकि गलती मेरी ही थी, लेकिन कसूर सिर्फ मेरा अकेले का नहीं था, ज्योति का भी था। अगर आराम करना ही था तो अपने कमरे में जाकर कर सकती थी। मेरे कमरे में उसे लेटने की क्या ज़रूरत थी? फिलहाल मैं नहीं चाहता था कि ये बात सुमन तक पहुंचे। मैंने उससे कहा कि मेरी बात सुनो, जो कुछ भी हुआ अपनी बहन से कुछ ना कहना। मेरा लहजा ज़रा सख्त था। वो खामोश ही रही। फिर मुझे एहसास हुआ, मुझे ये बात थोड़ी नरमी से करनी चाहिए, कहीं मेरे गुस्से भरे लहजे को सुनकर बात खराब ही ना हो जाए। मैंने कहा, ज्योति देखो, जो कुछ भी हुआ वो महज एक इत्तेफाक था। पहली बात तो तुम्हें मेरे कमरे में सोना ही नहीं चाहिए था। फिर तुमने मुंह तक चादर ओढ़ रखी थी। मैं नहीं जानता था। मुझे लगा कि तुम सुमन हो, लेकिन फिर भी जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन प्लीज़ ये बात सुमन को मत बताना। मेरे नरम लहजे को सुनकर वह कहने लगी कि मुझे सुमन दीदी ने ही कहा था मैं उनके कमरे में रहूं। मैंने कहा, चलो ठीक है, जो कुछ हो गया उसे भूल जाओ। वो फौरन मेरी बात मान गई। मैंने राहत की सांस ली।
फिर वक्त तेजी से गुजरने लगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरी ज्योति से काफी हद तक बातचीत शुरू हो गई थी। वो अपने कॉलेज की बातें भी मुझसे कर लिया करती थी, लेकिन सुमन की हालत मुझे ठीक नहीं लग रही थी। जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा, उसकी सांस बहुत ज्यादा फूलने लगी थी। उसमें शायद खून की कमी थी। कभी कभी मैं उसे आयरन का ड्रिप लगवाता, कभी ताकत के इंजेक्शन लगवाता, लेकिन उसकी आंखों के गहरे काले पड़ गए थे। रंगत पीली सी होने लगी थी। डॉक्टर ने जुड़वा बच्चे बताए थे। शायद यही वजह थी, वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। 9 महीने में तो उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि मुझे व्हीलचेयर लानी पड़ी, क्योंकि वो चलने फिरने की हालत में भी नहीं थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था, इसीलिए मैं और ज्योति उसे अस्पताल ले गए, लेकिन उसके ऑपरेशन में बहुत सी मुश्किलें आ रही थी। 1 घंटे बाद लेडी डॉक्टर कमरे से बाहर आई। नर्स के हाथ में दोनों बेटे पकड़े हुए थे। अपने बच्चे को देखकर मैं खुशी से दीवाना हो गया था। मैंने दोनों को अपनी गोद में भरकर प्यार किया। ज्योति ने मुझसे एक बेटा ले लिया और प्यार करने लगी, लेकिन डॉक्टर के चेहरे को देखकर मेरा दिल खटका था। लेडी डॉक्टर कहने लगी, मिस्टर नीरज, आपकी वाइफ की हालत बहुत खराब है। ये सुनकर मैं परेशान हो गया। मैंने कहा कि उसे क्या हुआ है। वो कहने लगी कि वो सरवाइव नहीं कर पा रही है, उसके पास बस कुछ ही देर है, आप प्लीज जाकर उनसे मिल लीजिए। ये सुनना था। मुझे लगा कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। मैंने कहा, आप होश में तो हैं? आप मुझसे क्या कह रही हैं? कुछ नहीं हो सकता मेरी सुमन को। मैंने अपना बच्चा नर्स को पकड़ाया और फौरन से मैं कमरे में चला गया। वो खींच खींच कर सांसें ले रही थी। मैं उसके पास गया तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे देखकर बस हल्का सा मुस्कुराई थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। उसके दोनों हाथों पर ड्रिप लगी हुई थी। मैंने उसका हाथ थामा। मैंने कहा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं पानी की तरह पैसा बहा दूंगा, तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन वो बहुत उखड़े उखड़े सांस ले रही थी, टूटे फूटे लफ्ज बोलने लगी, कहने लगी, आप कुछ भी कर लें, लेकिन मुझे पता चल चुका है कि मेरे पास वक्त बहुत कम है। उसने मेरा हाथ पकड़कर जरा सा दबाया था। कहने लगी, नीरज, मेरे बच्चों पर सौतेली माँ मत लेकर आना। ऐसा करो, ज्योति से शादी कर लो। ये सुनकर मैंने हैरत से उसे देखा था। मैंने उसके हाथों को पकड़कर चूमना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर हाथ लगाने लगा। मैंने कहा, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कुछ नहीं होगा तुम्हें, भगवान के लिए सुमन ऐसी बातें मत करो। लेकिन उसकी सांस पूरी तरह से उखड़ने लगी। मैंने डॉक्टर को बुलाना शुरू कर दिया। मैंने चिल्लाकर पूरा स्टाफ इकट्ठा कर लिया। डॉक्टर ने नर्स से फौरन ऑक्सीजन लगाने के लिए कहा। पूरा स्टाफ सुमन के इर्द गिर्द खड़ा हो चुका था, लेकिन उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। वो मुझे देखे जा रही थी, जैसे मुझे अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर रही हो, जैसे मुझे अपनी आंखों में समा लेना चाहती हो। मेरे आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन वो मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मेरी गिनती उन मर्दों में होती थी जो अपनी पत्नी के लिए अपनी सारी ख्वाहिश और जज्बात रखते हैं। सुमन से मेरी ऐसी ही दिल लगी थी। मुझे उससे बहुत मोहब्बत थी। मैंने कभी किसी लड़की को नजर उठाकर भी नहीं देखा था। मेरे सारे जज्बात सिर्फ सुमन के लिए थे। उसकी खुली आंखों को देखकर, उसके बेजान हाथ को अपने हाथों में लेकर मुझे ऐसा लगा जैसे अंदर से किसी ने मेरी रूह खींच ली हो। मैं उसे बेसुध हो उठाने लगा, दोनों बाजू से पकड़कर उसे झंझोड़ने लगा कि तुम मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकती। अभी तो हमने जिंदगी साथ गुजारनी है। लेकिन वो जा चुकी थी। लेडी डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप हौसला रखें। अभी ज्योति इस बात से अनजान थी कि उसकी बहन हमें छोड़कर जा चुकी है। जब मैं कमरे से बाहर आया तो वो कहने लगी, अभी सुमन दीदी की तबीयत कैसी है? जीजा जी। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैंने अपने दोनों बच्चों को उसके हाथों से लिया और कहा, वो हमें छोड़कर जा चुकी है, अब कभी वापस लौटकर नहीं आएगी। ये सुनकर वो रोने लगी और कहने लगी कि कह दे कि ये सब झूठ है, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं अपनी सास को फोन करने लगा और ये कयामत जो हम पर टूट पड़ी थी, मैंने अपनी सास को बताया था। मेरी सास का भी रो रो कर बुरा हाल था। दोनों बच्चे ज्योति के पास थे और वो भी रोए जा रहे थे। 2 दिन तक ज्योति और मेरी सास ने मेरे घर पर ही रहे थे। फिर मेरी सास कहने लगी कि वे बच्चों को लेकर घर जाना चाहती हैं। यहाँ पर उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है।
मैंने उसे वक्त कोई जवाब नहीं दिया था और सभी लोग घर से जा चुके थे। उस वक्त घर में मैं अकेला रह गया था। खैर दिन गुजरते चले थे, 1 महीना हो गया था। मैंने अपना ऑफिस फिर से ज्वाइन कर लिया था। रोजाना की तरह कुछ देर के लिए मैं अपने ससुराल चला जाता और अपने दोनों बेटों के साथ वक्त गुजारता, फिर वापस लौट आता। इस तरह से 6 महीने गुजर चुके थे। ऑफिस के कलीग्स मुझे दूसरी शादी के लिए मशवरा दे रहे थे, लेकिन मैं उनकी बातों को टाल रहा था। एक दिन जब मैं अपने ससुराल गया, तब मेरी सास ने मुझसे कहा कि अब ज्योति के लिए कई रिश्ते आ रहे थे और एक जगह से बात पक्की भी हो गई थी। ज्योति का आने वाला रिश्ता काफी अच्छे घर से था। कहने लगी कि देखो, रोज रोज अच्छे रिश्ते नहीं आते। मैंने उनसे 1 साल के लिए वक्त मांगा था, लेकिन उन लोगों को शादी की जल्दी है, इसीलिए मुझे ज्योति के लिए ये फैसला लेना पड़ रहा है। 1 साल तक दोनों बच्चे बड़े हो जाते और फिर तुम भी अपने बारे में अच्छा सा फैसला कर लेते। लेकिन लड़के वालों को शादी की जल्दी है, इसीलिए कुछ महीनों में ही तुम अपनी दूसरी शादी का बंदोबस्त कर लो। मेरी बूढ़ी जान में इतनी ताकत नहीं है कि मैं दोनों नवासों को संभाल सकूं, वरना कभी भी मैं अपनी बेटी की औलाद को सौतेली माँ के हवाले ना करती। आंसू बहाते हुए मेरी सास ने ये कहा था, और फिर मैं भी यही चाहता था कि मेरे बच्चे सुमन की आखिरी निशानी है, और मैं नहीं चाहता था कि कोई गैर औरत आए और उसके दोनों के साथ सौतेला व्यवहार करे। इसीलिए मैंने कहा कि आप ज्योति के रिश्ते के लिए इनकार कर दें। फिर ये सुनकर मेरी सास मुझे हैरानी से देखने लगी और कहने लगी, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, तुम इस वक्त बहुत परेशान हो। चीकू और गुड्डू दोनों छोटे हैं, लेकिन कुछ ज्योति का भी तो सोचो। और वैसे भी आजकल अच्छे रिश्ते मुश्किल से मिलते हैं। इससे पहले कि मेरी सास कुछ और कहती, मैंने कहा, आप मेरी शादी ज्योति से कर दें। आप जानती हैं, मेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं चीकू और गुड्डू पर सौतेली माँ नहीं ला सकता। ज्योति उनकी मौसी है और अभी तक माँ बनकर ही उन्हें संभाला है। जैसी परवरिश वो कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता, और दूसरी औरत मेरे घर में नहीं आएगी। अगर ज्योति को कोई ऐतराज ना हो तो। मेरी बात सुनकर मेरी सास खामोश हो गई और कहने लगी, मैं तुम्हारे ससुर से बात करके तुम्हें बताऊंगी, क्योंकि आने वाला रिश्ता उन्हीं की दोस्त के बेटे का है और हम तो मन ही मन ये रिश्ता अपना भी चुके हैं। इस पर मैंने कहा, तो फिर आप इस रिश्ते के लिए इनकार कर दें, क्योंकि मैं सिर्फ ज्योति से ही शादी कर सकता हूँ और मरते वक्त पर सुमन भी आखिरी ख्वाहिश यही थी। इस दुनिया से जाने से पहले उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे ये वादा लिया था कि मैं उसके बच्चों पर सौतेली माँ नहीं लाऊंगा। तो अगर मुझे शादी करनी भी है तो मैं ज्योति से करूंगा। ये बात सुनकर मेरी सास बिल्कुल चुप हो गई। 2 दिन के बाद जब मैं ससुराल आया तो मेरे सास ससुर दोनों ही मेरे सामने बैठे और कहने लगे कि हम आपकी बात से सहमत हैं। अगर सुमन की यही ख्वाहिश थी तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। मैंने कहा कि मैं ये शादी सादगी से करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर मेरी सास के माथे पर बल पड़ गए और कहने लगी, तुम्हारी दूसरी शादी है, लेकिन ज्योति की तो पहली है ना। और एक लड़की की कोई ना कोई ख्वाहिश तो होती ही है। पहले ही वो अपनी बहुत सी ख्वाहिशों की कुर्बानी दे रही है, सिर्फ अपनी बहन की वजह से। इसीलिए उसकी शादी वैसे ही होगी जैसे होती है। अपनी सास की बात सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया था। उन्हें सिर्फ ज्योति नजर आ रही थी, उनकी ख्वाहिश नजर आ रही थी, और ये नहीं नजर आ रहा था कि उनकी एक बेटी हमेशा के लिए दुनिया से जा चुकी है। मेरे दिल में तो ना शादी की ख्वाहिश थी, ना ही पत्नी के लिए कोई जज्बात। ज्योति से शादी तो सिर्फ मेरी मजबूरी थी, लेकिन मैंने कोई ऐतराज नहीं किया था। फिर हमारी शादी 2 महीने बाद हो गई थी, और वो भी सादगी से। ज्योति दुल्हन के रूप में बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन मैंने उसे नजर भरकर भी नहीं देखा था। वो कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी और मैं बाहर अपने बच्चों को बहला रहा था। बड़ी मुश्किल से वे दोनों सोए थे। मैंने दोनों को कंधे से लगाया और जैसे ही कमरे में दाखिल होने लगा, मुझे ज्योति की बातों की आवाज आ रही थी। वो फोन पर किसी से हंस हंस कर बातें कर रही थी, और जो बातें कर रही थी वो सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। वो किसी से फोन पर कह रही थी कि उसे शुरू से ही मैं बहुत पसंद था। शायद अपनी दोस्त से बात कर रही थी कि मुझे नीरज की पर्सनालिटी शुरू से ही बहुत पसंद थी। मुझे वो बहुत अच्छे लगते थे, इसीलिए मैं हमेशा दुआओं में मैं उन्हें ही मांगती थी।
कि मेरी शादी जिससे हो वह बिल्कुल नीरज जैसा हो, ऐसे ही शक्ल सूरत का हो, ऐसा ही मिजाज हो। और देखो भगवान ने मेरी सुन ली। ये सुनकर तो मेरा दिमाग घूम गया। उसकी दुआओं ने मुझसे मेरी दुनिया छीन ली थी। मुझे वो पहले भी कुछ खास पसंद नहीं थी, लेकिन ये बात सुनकर तो मुझे उससे नफरत सी होने लगी थी। कैसी खुदगर्ज लड़की थी, सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। मैं बड़े गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ था। मुझे देखकर उसकी चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने फौरन से फोन बंद कर दिया। बेड से उठकर फौरन मेरे पास आई, मेरी गोद से चीकू को पकड़ा और बेड पर लेटा दिया। मैंने गुड्डू को भी बेड पर लेटा दिया। मैंने बड़े सख्त लहजे में उससे कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ क्यों बैठी हो? खड़ी हो यहाँ से। मेरे सख्त लहजे को सुनकर वो हैरान हो गई और मुझे देखने लगी। मैंने कहा, जहर लग रही हो तुम मुझे इस तरह सजी सवरी दुल्हन बनी हुई। जाओ जाकर अपना हुलिया बदलो, उतारो ये सब कुछ। वो हक्का बक्का मेरी तरफ देखने लगी। उसे यूं देखकर मैं और गुस्से में आ गया। मैंने कहा, तुम इस घर में सिर्फ मेरे बच्चों की माँ की हैसियत से आई हो। मुझ पर कोई हक नहीं है तुम्हारा। मैंने तुमसे मजबूरी में शादी की है। मैं सुमन से प्यार करता हूँ और उसी से करता रहूँगा। इसीलिए मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। बाकी तुम्हें मेरे घर में कोई तकलीफ नहीं मिलेगी। खाओ पियो और ऐश करो, लेकिन मेरे दिल और जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। और इतना कहकर मैं बाहर जाने लगा। दरवाजे के पास जाकर रुक गया और कहा, तुम इन बच्चों के साथ यहीं सो जाना और मैं आज के बाद दूसरे कमरे में सोया करूंगा। ये कहकर मैंने अपने कमरे का दरवाजा जोर से बंद किया और अंदर चला गया। अपने कमरे में आकर मैं लेट गया और मुझे बार बार ज्योति पर गुस्सा आ रहा था। कैसी खुदगर्ज बहन थी जो बहनोई पर घटिया नजरें डाल रही थी। बहनोई का रिश्ता बड़े भाई जैसा होता है, लेकिन उसे शर्म नहीं आई। अगर देखा जाए तो उसने जो कुछ भी किया वो जानबूझकर किया था। जानबूझकर मेरे कमरे में आती थी, जानबूझकर मेरे साथ बाइक पर जुड़कर बैठती थी। ये सब सोचकर मेरा खून खौल उठता था। मैंने सोच लिया था कि इस लड़की को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। न जाने उसने कैसी दुआएं मांगी कि मेरी सुमन को मुझसे छीन लिया। अपनी ही बहन के लिए वो दुआएं मांगती थी ताकि मुझे पा सके। जितना मैं ज्योति के बारे में सोचता, उतना ही मेरा दिमाग घूमने लगता। अगर मेरे बच्चों की मजबूरी ना होती तो शायद मैंने उसे कभी भी अपनाया ना होता। यही सब सोचते सोचते मेरी आंख कब लग गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब मैं कमरे से बाहर निकला तो ज्योति आंखें पूरी तरह से सूजी हुई थी। शायद रात भर रोती रही थी। ये देखकर मुझे सुकून मिला। उसने नाश्ता टेबल पर रखा था और चीकू और गुड्डू को भी बहला रही थी और गुस्से से मुझे देख रही थी। मैंने उसे देखे बिना ही नाश्ता किया और ऑफिस चला गया। रात को जब मैं वापस आया तो वो तैयार होकर मेरा इंतजार कर रही होती थी, लेकिन मैं उससे बात तक नहीं करता था। एक बार जब मैं घर पर आया, उसने कहा, आप मुझसे किस बात पर नाराज हैं? अगर आपके दिल में मेरे लिए कोई जज्बात नहीं थे और आप सिर्फ अपने बच्चों के लिए मुझसे शादी करना चाहते थे, तो आप साफ कह देते ताकि मैं अपनी जिंदगी का फैसला सही से कर सकती। ये सुनकर मैंने दोनों बाजुओं से पकड़कर उसका चेहरा अपनी ओर किया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे भी नहीं मालूम था कि तुम इतनी खुदगर्ज हो सकती हो। अपनी खुदगर्जी की खातिर तुम अपनी बहन को भी मरवा सकती हो। ये सुनकर उसके चेहरे की रंगत बदल गई और कहने लगी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन चुका हूँ। अगर मुझे मालूम होता कि सुमन तुम्हारी गलत दुआओं की वजह से मर सकती है तो मैं तुमसे कभी शादी ना करता। मेरी मजबूरी मेरे बच्चे हैं, इसीलिए मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें धक्के मारकर इस घर से निकाल देता। तुमने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली और तुम्हें शर्म नहीं आई मुझ पर ऐसी नजर रखते हुए। मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन समझता था, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ है। इसीलिए भगवान का धन्यवाद करो कि मैं तुम्हें अपने घर पर बर्दाश्त कर रहा हूँ। तो वो कहने लगी कि आप गलत समझ रहे हैं। जो आप समझ रहे हैं वो आपकी गलत फहमी है। लेकिन मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी। फिर वो चुप चुप सी रहने लगी।
सदैव सादा लिबास में रहने लगी और मुझसे बात भी नहीं करती थी। हाँ, बस मेरे काम कर दिया करती थी। वक्त यूं ही गुजरने लगा। मेरे बच्चे 3 साल के हो चुके थे। एक बार बच्चों की शॉपिंग करने के लिए मैं उसे अपने साथ लेकर गया। हम शॉपिंग कर रहे थे जब उसकी दोस्त ज्योति को पहचान कर उसके पास आई। वो उससे पूछने लगी, तुम कहाँ गायब हो गई हो? न फोन पर बात करती हो, न कोई संपर्क रखती हो। मैं उन दोनों को देखकर शॉप से बाहर निकल गया, क्योंकि उनके बीच मेरा कोई काम नहीं था। मैं बच्चों के लिए इधर उधर चीजें देखने लगा। कुछ देर बाद जब मैं उसी दुकान पर वापस आया तो उसकी दोस्त की बातें सुनकर मुझे हैरत हुई। वो कह रही थी, अभी तक मेरे भाई ने शादी नहीं की है। तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया था। रिश्ता पक्का हो चुका था और तुमने अपनी बहन और अपने भांजों की खातिर मेरे भाई का ठुकरा दिया। तुम्हें क्या मिला जिंदगी से? अपने आप को देखा है तुमने? लगता ही नहीं कि तुम्हारी शादी को 3 साल हो गए हैं। अपना चेहरा देखो, कितना मुरझा गया है। न हाथों में जेवर है, न कानों में, न चेहरे पर कोई मेकअप है। कैसी जिंदगी गुजार रही हो तुम? अगर मेरे भाई ने तुमसे मोहब्बत की थी तो मोहब्बत के दावे तुमने भी किए थे, लेकिन अपने भांजों की खातिर जो शादी की रात तुमने फोन पर मेरे भाई से कहा था, उस पर अभी भी यकीन नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आंखों में अपनी मोहब्बत के लिए जलते हुए दिए उसने भी देखे थे। तुमने झूठ बोला था उससे और तुम्हारे झूठ पर उसे यकीन नहीं हुआ था, और ये सब सुनकर तो मैं सोच में पड़ गया था। वो कहने लगी, मेरी बहन ने मुझे बचपन से बहुत प्यार से पाला था। मेरी हर फरमाइश पूरी करती थी, मुझे कोई काम नहीं करने देती थी। फिर कैसे मुमकिन था कि उसके बच्चों को मैं सौतेली माँ के हवाले कर देती? मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ। मैं सारी बात समझ चुका था। शादी की रात जो बात मैंने सुनी थी वो ज्योति उस लड़के से कर रही थी ताकि वो पीछे हट जाए, और मैंने उसे गलत मायने में ले लिया। मैंने सच जानने की कोशिश भी नहीं की थी, और पिछले 3 साल से मैं उसे सजा दे रहा था। मैं दुकान के अंदर आ गया। ज्योति की दोस्त मुझे देखकर दुकान से बाहर निकल गई। बच्चों की शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी थी। मैंने उसे एक चूड़ियों के स्टॉल पर ले गया और लाल रंग की चूड़ियां निकलवाई। वो मुझे हैरत से देख रही थी। उसके हाथ को थामकर मैंने खुद उसके हाथ में लाल रंग की चूड़ियां पहनाई। वो पथराई आंखों से मुझे देख रही थी, जिनमें आंसू झिलमिला रहे थे। मैंने उसे साड़ी लेकर दी और कहा, घर जाकर इसे पहनकर तैयार हो जाओ। मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा और उसने भी कुछ नहीं कहा, बिल्कुल चुप थी। रात को जब मैं कमरे में आया तो चीकू और गुड्डू सो रहे थे। वो खामोशी से बिस्तर पर बैठी थी। तैयार होने के बावजूद उसके चेहरे पर रौनक नहीं थी। मैंने उसके हाथ में सोने के कंगन पहनाए। उसके आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं वाकई गलत था। मुझे तुमसे सच्चाई जाननी चाहिए थी। मेरी ये बात सुनकर वो सिसकियों से रोने लगी। कहने लगी, मेरे दिल में आपके लिए पहले से कोई जज्बात नहीं थे और शायद अब भी नहीं है। बेहतर है कि आप मुझे चीकू और गुड्डू की माँ ही समझे। ये कहकर वो बेड से उठकर खड़ी हो गई। उससे पहले कि वो नाराज होकर चली जाती, मैंने खड़े होकर उसका हाथ थाम लिया, उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। मैंने कहा, सॉरी, आज मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम्हारे साथ जाती करते करते बस आखिरी गलती समझकर माफ कर दो। वो मेरे सीने से लगी रोए जा रही थी। मैंने उसे खुद से अलग नहीं किया, न ही उसे रोने से रोका। मैं चाहता था कि वो अपने दिल का सारा उभार निकाल दे। आज पहली बार उसे मुझसे सब कुछ कहने का मौका मिला था और मैं खामोशी से उसे सुनना चाहता था। मैं जानता हूँ कि इसके बाद सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हमारा इंतजार कर रही हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।